तो देखें बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी का सेक्शन स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड से पार्टिकल को अगर आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। और फिर मैंने आपको बताया था कि किसी टावर पे जाकर, किसी बिल्डिंग पे जाके या किसी हाइट पे जाकर अगर किसी बॉल को ड्रॉप किया जाए, रिलीज किया जाए, तो फिर उसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं जो हमने वहां सीखा था। यहाँ पे दो तीन एग्जांपल्स और देखते हैं जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई किस तरीके से, ये ग्राउंड पर है, ये जो हाइट है आपको दिया गया है बच्चों, कितना, लेट सपोज 50 मीटर की हाइट पर जो है वो हाइट है, टावर है, और यहाँ से एक बॉल को जो है वो ड्रॉप किया गया। ड्रॉप किया गया मतलब रिलीज किया गया। तो वो ऐसे नीचे आएगी, आपको पता है, ऐसे नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, और फिर ग्राउंड को जस्ट हिट करेगी। तो आपको सारी चीजें निकालना है। पहली चीज कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। सेकंड चीज कि पार्टिकल की वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो क्या होगी, है ना। जब ग्राउंड को हिट कर रहा है तब वो पार्टिकल की स्पीड क्या है। तीसरी चीज आपसे पूछ सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ एंड वेलोसिटी बताओ एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकंड के बाद उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका क्या वेलोसिटी होगा, वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों मैंने वैसे फॉर्मूला आपको निकलवाया हुआ है, और आप चाहें तो जो मैंने अप्रोच लिखवाई थी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं तो फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो वो इक्वेशन को जैसे हमने वो डेराइव की थी उसके हिसाब से आप u लिख लें, a की वैल्यू लिख लें, और जो पूछा जाए उसको सॉल्व करते जाए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहला सवाल जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था, जब पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है तो 2h/g। तो अंडर रूट 2, h की वैल्यू है बच्चों 50 डिवाइड बाई जी को हम 10 ले रहे हैं। अगर किताब में ना दिया हो तो 9.8 लेना है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो ये अंडर रूट आ जाएगा 10। तो अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड, अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। सॉरी, 10 मीटर पर सेकेंड बोल दिया, 10√10 सेकेंड्स टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। तो यहां से यहां तक पहुंचने में, ऊपर से नीचे पहुंचने में जो उसको टाइम लगेगा वो √10 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन, जब वो यहाँ पे टकराने वाला होगा तो उसकी रफ्तार क्या होगी। तो इसका भी हमने फॉर्मूला लिखाया था, अंडर रूट 2 GH। तो बच्चों अंडर रूट 2 GH कर दो, 2 × G10 इंटू जो हाइट है 50, तो 2 × 50 हो जाएगा 100, और इंटू 10 तो ये हो जाएगा बच्चों 1000। तो यहाँ से देखो v की वैल्यू आएगी 100, बाहर आ जाएगा रूट के, तो 10√10 अंदर बचेगा मीटर पर सेकेंड। तो जब ये ग्राउंड पर टकराने वाला होगा तो इसकी रफ्तार 10√10 मीटर पर सेकेंड होगी और नीचे की तरफ होगी, है ना बच्चों। फिर अगर हमें निकालना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितना है, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम टी पर हाफ GT² होता है, उसका मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ होता है, ये तो हमें पता ही है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो हाफ इंटू G10 इंटू 2 सेकंड। तो देखिए बच्चों, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 2 × 10 जो हो गया 20 मीटर, यानी वो 20 मीटर नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकंड पर, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 मीटर का। तो आई होप ये भी आपको निकल गया। फिर फोर्थ आपको वेलोसिटी एट टाइम टी बोल रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड होता था GT बच्चों, याद होगा तो आपको, नीचे की तरफ होता था लेकिन GT होता था। GT मतलब यहाँ पर ये आपका वेलोसिटी ग्राउंड है, और ये टी टाइम पे वेलोसिटी है ना। तो ध्यान रखना इसका। तो यहाँ पर 10 इंटू टाइम जो है 2 सेकंड पे चाहिए, तो 20 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पर वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो नीचे की तरफ होगी, और 20 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे अगर आपसे सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाए तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आसानी से आपको ये क्वेश्चंस बन जाएंगे और आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए बच्चों, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, बोला गया कि एक टावर है, टावर की जो हाइट है बच्चों वो 40 मीटर दी गई। तो बच्चों एक टावर है, टावर की हाइट 40 मीटर है, और यहां से आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है।
तो पार्टिकल ऐसे नीचे आ रहा होगा। तो पार्टिकल जब आपने ड्रॉप किया ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है तो कभी ना कभी ये 20 मीटर की हाइट पे होगा बच्चों। मतलब ऊपर से नीचे उसने कितना कवर किया होगा, 20 मीटर। तो जब उसने 20 मीटर कवर कर लिया तो नीचे की तरफ उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये वेलोसिटी निकालना है। और साथ में आपको ये बताना है कि जब ग्राउंड से टकराने वाला होगा पार्टिकल तब क्या वेलोसिटी होगी। तो आपसे दो सवाल पूछे गए। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि 20 मीटर तक कवर करने के बाद कितना वेलोसिटी है, और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जब ग्राउंड को टकराएगा तो कितनी रफ्तार होगी, है ना। तो अपन निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया, अगर टाइम पे पूछा होता तो जीटी हम लगा देते, लेकिन टाइम नहीं पूछा है, उसने बोला कि 20 मीटर कवर कर रहा है तो बताइए कितना होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसको आपको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आपने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों u थी, जहां से पार्टिकल को फेंका उसको ओरिजिन मान लिया करें, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया करें, नीचे की डायरेक्शन क्या ले लिया करें बच्चों, नेगेटिव। जब भी आपको क्वेश्चन नहीं बने तो बेसिक से चलो आप, तो जहां से पार्टिकल को फेंका गया है, ड्रॉप किया गया, उसको ओरिजिन मानो, ऊपर की डायरेक्शन प्लस मानो, नीचे की डायरेक्शन जो है माइनस मानो। हमें वेलोसिटी तब निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर से कितना हो चुका है बच्चों, 20, क्योंकि 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है इसलिए हम -20 लिखेंगे। ए की वैल्यू जो है वो -g है, मतलब -10 है, ये तो हमें पता ही है। और यहाँ से फाइनल वेलोसिटी v हमें निकालना है ना। तो v हमें निकालना है 20 मीटर के बाद। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो भाई। ये कौन सी लगेगी बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर जो है वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 0 इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू है -g मतलब बच्चों -10, और s की वैल्यू है -20। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू 10, 200 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 400। तो v की वैल्यू हो जाएगी √400। √400 का मतलब 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऊपर से जब वो 20 मीटर नीचे आ जाएगी बच्चों तो उसकी रफ्तार जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी जो क्वेश्चन है तो वो तो निकालना बड़ा ही आसान है, उसके लिए तो हमें फॉर्मूला ही पढ़ाया गया है बच्चों, वेलोसिटी इज अ ग्राउंड। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, √2gh। तो हाइट जो है वो 40 मीटर है, तो √2 इंटू 10 इंटू 40। तो देखो ये 40 हो गया, तो ये आपका 400 हो गया। 400 के रूट से जो है बाहर कितना आ जाएगा बच्चों, 20। तो 20 √2 मीटर पर सेकंड बचा, 20 √2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी एट ग्राउंड जो है बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 20 √2 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको ये वाला भी पॉइंट बच्चों क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो इसमें बोला गया बॉडी ड्रॉप्स फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ। तो ये रूफ है, कोई बिल्डिंग है, रूफ है, रूफ से एक बॉडी ड्रॉप हो जाती है और इट पासेज अ 2 मीटर हाई विंडो। और यहाँ पे एक विंडो है, जब ये विंडो को पास करती है तो इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है। तो ये बोला गया है इट पासेज अ 2 मीटर विंडो हाइट इन 0.1 सेकेंड। तो इस 2 मीटर हाइट की विंडो को पास करने में कितना टाइम लगता है बच्चों, 0.1 सेकेंड। हाउ फार इज द रूफ अबव द विंडो। तो ये जो विंडो से कितने ऊपर ये रूफ है, ये मैंने एक्स से लिखा हुआ है। तो विंडो से कितने ऊपर रूफ है, ये एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ फार इज द रूफ अबव द विंडो। तो चलिए बच्चों इसको निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देखें तो 3 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। जहां से वो ड्रॉप हुआ ए पॉइंट, फिर विंडो स्टार्ट होती है बी पॉइंट और खत्म होती है सी पॉइंट। तो बीसी के बीच में जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बच्चों वो 2 मीटर है। अब आप ए के बारे में सोचोगे तो ए से बी के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन बी से सी के बारे में पता है। तो हमेशा आप याद रखें कि जिसके बारे में पता हो उसको सॉल्व करना चालू करें। अच्छा, अगर बी पे बच्चों में पार्टिकल की रफ्तार, क्योंकि ऊपर ए से ड्रॉप हुआ है तो ए पर उसकी रफ्तार 0 होगी क्योंकि ड्रॉप हुआ है, और बी पर जब नीचे आ गया होगा एक्स दूरी पर तो इसकी वेलोसिटी मान लो v हो गई होगी बच्चों। तो वेलोसिटी जो v है बी पॉइंट पे वो हमें नहीं पता। तो आप बी और सी को एनालाइज करो, पहले आप बी और सी को एनालाइज करो, ये पता करो कि बी पे रफ्तार क्या है, फिर अपने आप आपको दिखाई देगा कि क्या करना चाहिए।
तो v की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से सॉल्यूशन में यहाँ बना लेता हूँ। तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कौन से पाथ के लिए अभी सॉल्व कर रहे हैं, बी से सी के लिए। तो देखो बच्चों ये वाला पॉइंट बी है जिसमें वेलोसिटी जो है v मानी हुई है, फिर ये सी तक आता है, मतलब ये विंडो की हाइट है। तो बी से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो 2 मीटर का है। तो बी पे पार्टिकल नीचे की तरफ भाग रहा है, उसको ओरिजिन मान लो, ऊपर की डायरेक्शन प्लस मान लो, नीचे की डायरेक्शन माइनस मान लो। हमेशा साइन कन्वेंशन ऐसे लेना है, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। और बी से सी में आने तक जो टाइम लगा है वो 0.1 सेकंड लगा। तो बी से सी के बारे में हमें क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो माइनस वी, ये हमें निकालना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो नीचे की तरफ ही होती है, तो वो तो माइनस जी है। माइनस जी की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो हम 9.8 लेंगे, है ना। अगर क्वेश्चन में लिख के देता कि 10 लेना है, अभी तक तो मैं आपको सिर्फ सॉल्व करा रहा था इसलिए मैंने 10 ले लिया था आसान कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा और उसमें नहीं लिखा रहेगा कि 10 लेना है, तो आपको क्या लेना चाहिए बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बच्चों, 2 मीटर, जितनी विंडो की हाइट है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर्स, लेकिन -2 लिखोगे बच्चों। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है, नीचे की डायरेक्शन हमने नेगेटिव मानी हुई है। और आपको एक और चीज पता है, डेट इज टाइम। तो टाइम कितना लगा है बच्चों बी से सी को कवर करने में, 0.1 सेकंड का। तो 0.1 लिखो। अब देखो आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो बच्चों, सेकंड। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूज करते हैं s की वैल्यू -2, u की वैल्यू -vt और a की वैल्यू -g इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस 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 हर जगह से कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल्स टू वी टी, टी की वैल्यू बच्चों है 0.1 प्लस हाफ जी, जी की वैल्यू है 9.8, मतलब माइनस साइन तो पहले ही लिख दिया था, तो माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे 9.8 लिख दो। और टी स्क्वायर है 0.1 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब आप इसको सॉल्व अगर करोगे तो ध्यान से आप देखें, तो ये बचेगा 2, ये बचेगा v इंटू 0.1। आप इसको सॉल्व करो, हाफ दिस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। तो ये बचेगा 4.9 और ये बचेगा आपका 0.1 का स्क्वायर 0.01। तो आप इसमें पुट करोगे तो ये आएगा 0.049। 0.01 का मल्टीप्लाई करोगे 4.9 से तो 0.049 आपका रिजल्ट आएगा। अब ये 0.049 उधर ले जाओ, तो v मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.049। अब बच्चों इसको कर लो, तो लास्ट में बचेगा ये 10 में से 1 गया तो ये 1 बचेगा बच्चों। उसके बाद फिर 9 में से 5 गया तो ये 9 में से 4 गया, ये 5 बचेगा। और ये आपका कितना स्टूडेंट्स बचेगा, ये तो 9 था, 9 बचा 2 पॉइंट में, और 2 के बाद ये 1 बचा, 1 कैरी आ गया था, तो 1.951 ये बचेगा। और ये v इंटू 0.1, तो वेलोसिटी आ गई आपकी बी पॉइंट पे कितना, 1.951 अपॉन 0.1, तो दिस विल बिकम 19.51 मीटर पर सेकंड। तो देखो बच्चों ये 19.51 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब जब आपके पास v की स्पीड आ गई तो हमें डिस्प्लेसमेंट और a और b के बीच में चाहिए। तो हम किसको एनालाइज करेंगे बच्चों, अब कौन से पाथ को, a से b पाथ को। तो देखो ये वाला पॉइंट a है, ये वाला पॉइंट b है, इसके बीच में जो हाइट है विंडो से रूफ तक की उसको हमने x माना है। तो जहां से पार्टिकल को फेंको, यहाँ से ड्रॉप किया गया है, तो उसको ओरिजिन मान लो, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, नीचे की डायरेक्शन जो है बच्चों वो नेगेटिव मान लो। तो पार्टिकल यहाँ आ रहा है तो b पर वेलोसिटी जो है वो v है, ये हमें दी हुई है। तो आप देखो u जो है, क्या क्या पता है, u जो है a पर वो 0 है। फाइनल वेलोसिटी v जो है वो हमें पता है कितनी है बच्चों, -19.51 नीचे की तरफ है, तो हम उसको माइनस ले लेते हैं। और उसके बाद फिर आप देखो a जो है वो भी हमें पता है -g, -9.8 लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको क्या पता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट x निकालना है, तो वो हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो हमें कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए बच्चों, आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो s की जगह यहाँ पर x है ना बच्चों, x की जगह यहाँ पर s की जगह x है, तो x तो निकालना है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो बच्चों ये 19.51 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस साइन हट जाएगा, तो 19.51 मल्टीप्लाइड बाई 19.51 हो जाएगा।
और माइनस यू, यू तो जीरो है, इंटू टू इंटू जी 9.8, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है बच्चों, तो ये माइनस एक्स होगा। तो माइनस 9.8 और माइनस एक्स, तो मैं डायरेक्ट पॉजिटिव लिख रहा हूँ इसको x। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 19.51 इंटू 19.51 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8। अब आप इसको सॉल्व करो बच्चों, डाटा को। जब ये डाटा आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 19 पॉइंट जो है 42 मीटर। तो हमारे पास विंडो से रूफ तक की जो डिस्टेंस आ गई है, जो हमें निकालना था। तो कितने अबव में रूफ है विंडो से, तो 19.42 मीटर्स। तो आई होप अब आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के कैसे भी सवाल आएंगे तो मेरे ख्याल से आपसे अब बन जाने चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सारे बता ही चुका हूँ, और न्यूमेरिकल्स भी हमने अच्छे खासे सॉल्व कर लिए। तो आई होप बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी का सेक्शन जो है वो आप लोगों को क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग हेडिंग डालें, यहाँ पे हमें मास और वेट, ये दो अलग अलग टर्म है, इसको समझना है। कभी कभी बच्चे क्या होता है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मास और वेट को एक जैसा ही समझते हैं, है ना। तो ये आपका जो है अलग अलग चीज होती है, मास अलग चीज है बच्चों, वेट अलग चीज है। अब इन दोनों में अंतर क्या है मास और वेट में, वो हम समझते हैं। मास क्या होता है, वैसे मास आप केमिस्ट्री में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि मास जो है वो जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर बताता है। किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी है मैटर की, वो हमें उसके मास से पता चलती है। अगर मास ज्यादा है तो उसमें मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और अगर मास कम है तो उसमें मैटर की क्वांटिटी ज्यादा कम होगी। तो मास जो है वो क्वांटिटी बताता है, और मास कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेट क्या होता है कि अगर हमारी ये अर्थ सरफेस है और आपने किसी भी ब्लॉक का अगर उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर m मास दिया हुआ है, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें लगेगा mg। तो ये mg जो है बच्चों ये वेट है। यानी अर्थ पे अगर आप किसी मास का एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो फोर्स जो आता है वो फोर्स वेट है, जो फोर्स लगा रही है। तो मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जबकि वेट जो है ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है, जो अट्रैक्ट कर रहा है किसी बॉडी को, है ना। यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेट जो है वो फोर्स है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, जो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, टूवर्ड्स द सेंटर, है ना। वेट हमेशा कहाँ लगता है बच्चों, टूवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, अगर आप किसी और प्लेनेट पे चले जाओ तो मास नहीं चेंज होगा बॉडी का, क्वांटिटी बॉडी की चेंज नहीं होगी। वहां पे क्या चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज हो जाएगी तो उसका वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, मास की जो ऐसा यूनिट है वो केजी होती है, जबकि वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होता है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, फोर्स है ना। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो हम इसको एक काम करते हैं, टेबुलर फॉर्म में दोनों के बीच के डिफरेंस लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कभी पूछा जाए एग्जाम में तो आपको लिखना आना चाहिए, है ना। तो जल्दी से देखो, यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉलम वाइज लिख लेते हैं। तो आप एक कॉलम में मास लिख लें और एक कॉलम में वेट लिख लें, और जो मैंने अभी बोला है उनको लिख लेते हैं, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रहे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हम लिख सकते हैं कि मास जो है, मास इज द क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की क्वांटिटी जो है वो हमें बताता है कौन, मास। कंटेंट कंटेंट इन अ बॉडी, किसी बॉडी में जो कंटेंट किए हुए। फिर इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हम लिख सकते हैं वेट की डेफिनेशन। तो ऑफ अ बॉडी weight of a body on the earth is the force with which the earth attracts a body.
तो वर्थ जो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वेट है बच्चों, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, दोनों के बीच का अंतर जो है, मास जो है बच्चों, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। किससे बच्चों? उसकी डायरेक्शन से। मतलब डायरेक्शन होती ही नहीं है मास में, जबकि फोर्स में डायरेक्शन है, क्योंकि वेट में डायरेक्शन है, क्योंकि वो तो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे इस केस में टूवर्ड द सेंटर है ना। तो वेट को हम लिख सकते हैं, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप आपको ये डिफरेंस भी क्लियर है। फिर थर्ड अगर पॉइंट की बात की जाए, तो द एसआई यूनिट ऑफ the SI unit of mass is kg। तो मास की एसआई यूनिट जो है बच्चों वो किलोग्राम है, जबकि एसआई यूनिट ऑफ वेट, क्योंकि वो फोर्स है, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? न्यूटन, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। उसके बाद फिर हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, मास ऑफ अ बॉडी, mass of a body is a fundamental quantity। मतलब ऐसी क्वांटिटी है बच्चों जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। तो जैसे अगर आपको मास बताना है, तो मास बताने के लिए आपको उसकी लेंथ बताने की जरूरत नहीं है, या उसकी हाइट बताने की जरूरत नहीं है, या उसकी वेलोसिटी बताने की जरूरत नहीं है। तो मास जो है वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। तो जो क्वांटिटी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, वो है कैसी क्वांटिटीज बच्चों? वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो किसी चीज पे डिपेंड करती है, जैसे ये फोर्स, आपका ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है ना। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो किसी पे डिपेंड करती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है, या आप ऐसा समझो, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं कहा जाता। और जो इंडिपेंडेंट होती हैं सब चीजों से, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मास ऑफ अ बॉडी इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच विच रिमेन्स, जो हमेशा सेम रहती है हर जगह पे, विच रिमेन्स सेम एवरीवेयर, विच रिमेन्स सेम एवरीवेयर। जबकि फोर्स अलग अलग जगहों पे चेंज कर जाएगा, ग्रेविटी चेंज कर जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, इस वजह से, है ना। तो इसमें लिख सकते हो, वेट इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, fundamental property of a body as it may have different values at different places। तो अलग अलग जगहों पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, डिफरेंट प्लेसेस, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। एक और पॉइंट आप देख लो, इसको सिर्फ याद रखना कि मास इज मेजर्ड बाई पेन बैलेंस। तो बच्चों एक डिवाइस होती है जिसको पेन बैलेंस कहा जाता है, तो मास इस डिवाइस से मेजर किया जाता है बाई अ पेन बैलेंस। जबकि एक दूसरी डिवाइस होती है जिसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। अभी आपको नहीं समझना है कि स्प्रिंग बैलेंस क्या है, पेन बैलेंस, आप तो इतना याद रखें कि पेन बैलेंस से मास नापते हैं, और जबकि वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है, वेट ऑफ अ बॉडी। तो ये भी एक डिफरेंस है, वेट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके लिए ना। वेट ऑफ अ बॉडी इज measured by the spring बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, है ना। तो आई होप आपको मास और वेट में अंतर क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो अब आपसे कभी इसमें डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई इनमें क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए, और ये आपको एग्जाम में लिख के आना है अगर एग्जाम में आता है तो बच्चों। तो आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों,
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग प्लेनेट पे आप जाओगे तो ग्रेविटी जो है वो अलग अलग हो जाएगी, तो किसी भी मास का वेट भी अलग अलग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक ग्रेविटी के बारे में हमें समझना चाहिए, मून की, है ना, कई बार क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो आप ऐसा हेडिंग डालोगे कि बॉडी इज ऑन द मून, है ना। तो मून की भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बॉडी इज ऑन द मून। तो देखो बच्चों, वहां पे ग्रेविटी में क्या फर्क आता है अगर हम उसको अर्थ की ग्रेविटी से कंपेयर करें, तो वो जल्दी से हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो बच्चों, जो ग्रेविटी हमने निकाला था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी प्लेनेट की वजह से, तो वो प्लेनेट की वजह से जो ग्रेविटी, अगर हम मून की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, G इज इक्वल्स टू Gm/r²। दिस इज द रेडियस। अगर मैं बोलूं किसी प्लेनेट का, जैसे मून की अगर ग्रेविटी की बात करें, तो मून की ग्रेविटी जो है वो G टाइम्स मास ऑफ मून हो जाएगा। जैसे अर्थ की ग्रेविटी होती तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आता था, नीचे रेडियस ऑफ अर्थ आता था, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ग्रेविटी ड्यू टू एनी प्लेनेट इज इक्वल्स टू G मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था जो G होता है वो मास और रेडियस ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका मून के लिए। तो ये ग्रेविटी ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मून हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी ऑफ मून। ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, मास ऑफ मून। और ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ मून। तो हम इस फॉर्मूले से बच्चों ग्रेविटी ऑफ मून निकाल सकते हैं। तो हमें सारे वैल्यूज पता है, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे आपको मास ऑफ मून पता नहीं होगा, तो उसका जो डाटा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। तो जो मास ऑफ मून है वो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया गया है 7.3 इंटू 10⁻22 kg। और जो आपका रेडियस ऑफ मून है वो कैलकुलेट किया गया है 1.74। ये सब इनडायरेक्ट मेथड है। आप लोग ऐसा सोचते होंगे बच्चों की कहाँ से आ गया, बट ये समय के साथ आपको पता चलेगा बाद में हायर क्लासेस में। तो ये कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स होती हैं, उनके थ्रू हम ये निकालते हैं ना, इनडायरेक्टली, बिना मून पे जाए हुए, बिना सन पे जाए हुए उनकी रेडियस या फिर उनकी जो मासेस हैं वो कैसे निकाला जाता है, ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा। अभी तो आप ऐसे समझो कि ये हमें पता है। तो हमें ग्रेविटी ऑफ मून निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। तो यहाँ पर हम निकालेंगे जी की वैल्यू आप रख दो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई मास, तो 7.3 इंटू 10⁻22, और बच्चों डिवाइड बाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, तो 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो अब इस डाटा को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही इस डाटा को आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा बच्चों लगभग लगभग 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको अर्थ की ग्रेविटी से कंपेयर, ये ग्रेविटी ऑफ मून है बच्चों, तो ग्रेविटी ऑफ मून कितना हो गया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप ग्रेविटेशनल ड्यू टू अर्थ देखें तो वो हमने पढ़ा है कितना है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जरा आप इसको कंपैरिजन अगर करोगे तो ये लगभग जो है ग्रेविटी ऑफ मून वो अर्थ से कम है, कितने गुना कम है, तो ये लगभग लगभग अगर इसको आप डिवाइड बाई 6 कर दो तो लगभग इतना आ जाएगा 1.6। तो ग्रेविटी ऑफ मून जो है वो जो है ग्रेविटी ऑफ अर्थ से 6 टाइम्स छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है मून का जो वेट होगा, वेट ऑन मून, बच्चों मास तो चेंज होगा नहीं बॉडी का, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा ना। तो मून पे जब आप जाते हो तो आपका वेट चेंज हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी बदल गई। तो ये हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी ऑफ मून, और इक्वल्स टू आप ये भी लिख सकते हो मास इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ बाई 6। तो देखो वेट जो है वो 6 टाइम्स कम हो जाता है। अर्थ पे जो वेट है वो m इंटू जी है, लेकिन जो मून पे वेट है वो 6 टाइम्स डिक्रीज हो गया है। यानी हम ये बोल सकते हैं वेट जो है मून पर वो वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ से कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा बच्चों, 6 टाइम्स। यानी अगर यहाँ पे वेट अगर आपका आ रहा है, आपका वेट यहाँ पे 60 न्यूटन आ रहा है, तो बच्चों मून में जब आप जाके नापोगे तो आपका वेट शो करेगा
10 न्यूटन, क्योंकि 6 टाइम्स कम हो जाता है, डिवाइड बाई 6 हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि ग्रेविटी ऑफ मून और ग्रेविटी ऑफ अर्थ में कितना अंतर है, क्या रिलेशन है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए।